सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, लतीफ़ा सही सुना आपने। लतीफ़ा क्या है, कभी सोचा आपने? यकीनन हम लतीफ़ा मज़ा की एक किस्म को कहते हैं, ऐसा ही है जिसको सुनकर या पढ़कर किसी भी शख्स का मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है, किसी भी शख्स के चेहरे पर ऑटोमेटिक से हम कहते हैं ना कि मुस्कुराहट आ जाती है, बस कहीं से भी आ जाती है, या कोई भी फ़र्द कह सकते हैं कि बेख्तियार हंस देता है। लतीफ़े की तारीख़ की अगर मैं बात करूं, वो खैर बहुत पुरानी है। पुराने वक्तों में आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँगी कि बादशाह बाकायदा अपने पास ऐसे लोग सैलरी पर, तनख्वाह पे रखते थे, उनको बाकायदा तनख्वाह मिलती थी कि वो लतीफ़े सुनाएंगे और तरह तरह के लतीफ़े सुनाकर बादशाह सलामत का जो मूड है वो खुशगवार बना सकेंगे। क्योंकि ज़हनी तौर पे जब कोई भी इंसान थक जाता है, काम कर करके थक जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसे अपने दिमाग को यकीनी तौर पे रिलीफ देना होता है और रिलीफ देने के लिए इस किस्म की चीज़ों की बाकायदा तलब होती है। अब जो मज़ा का एलिमेंट है, अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी यकीनी तौर पर बेरंग हो जाएगी। इसलिए हर इंसान पूरे दिन में से थोड़ा वक्त अपने जहन को सुकून देने के लिए लताइफ वगैरह का भी सहारा ले लेता है। अच्छा, दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती गई, लतीफ़ा यानी जोक्स की मज़ीद इकसाम भी दरियाफ्त होती चली गई। फिर कॉमेडी सीरीज़ बनना शुरू हो गई, कॉमेडी ड्रामे जिसको हम सिटकॉम भी कहते हैं वो भी आना शुरू हो गए। और अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, अब हम उन लतीफ़ों को मेम्स भी कहते हैं जो अक्सर लोग अपनी वॉल पर भी शेयर कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, लतीफ़े हर शख्सियत और हर सिचुएशन को, सूरत हाल को देखते हुए बनाए जाते हैं। कुछ लतीफ़े तो इतने बेहतरीन होते हैं, कहते हैं ना बड़े कमाल के लतीफ़े हैं कि जिनको जितनी बार पढ़ा जाए उनका असर ज़ाइल ही नहीं होता। ये लतीफ़ा जिद्दत भी इख्तियार करते करते ना सिर्फ टीवी या हम कैसे स्क्रीन पर आया, सोशल मीडिया पर आया, सीरीज़ में आया, किताबों से निकलकर मोबाइल फ़ोन में आया, बल्कि ये लतीफ़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यानी सियासत में भी आ गया। और ऐसा आया कि ये पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन सतून बन गया। अब लतीफ़े को सियासत में इंट्रोड्यूस करवाने वाला कोई और नहीं है बल्कि ख़ुद पॉलिटिशियन, सियासतदान ही है। और अगर आज पाकिस्तान में किसी शख्स को अपना माइंड फ्रेश करना हो तो उसे ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे हुक्मरानों और साबिक हुक्मरानों को पढ़ ले, सुन ले, पाकिस्तान की सियासत को देख ले। हर डिप्रेस्ड शख्स जो है ना वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और हर डिप्रेस्ड पाकिस्तानी का माइंड, यकीन जानिए, मैं यकीन से कहती हूँ, फ्रेश हो जाएगा, बल्कि वो बहुत हल्का फुल्का महसूस करेगा। क्योंकि बदकिस्मती से कह लें, बदकिस्मती से हमारी सियासत में अगर किसी चीज़ की कसरत पाई जाती है तो वो लतीफ़े ही हैं। आज की सियासी सूरत हाल पर बात करें अगर, तो सियासत, मैंने एक दिन पहले भी प्रोग्राम में बोला था कि सियासत बाकायदा बीमार है, बल्कि शदीद बीमार है, तो सही होगा ये कह दूं। नून लीग और हुकूमत के दरमियान नवाज शरीफ के इलाज की एक बाकायदा जंग चली आ रही है। नून लीग को बिलाखिर अदालत से रिलीफ मिल ही गया और अब नवाज शरीफ बैरून मुल्क परवास कर ही जाएंगे। लेकिन इस जंग से बेहतर था, कहीं ज़्यादा बेहतर था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का इलाज इस हॉस्पिटल में करवा लेते। ज़रा देखिए। अब बताएं, दिल पे हाथ रखिए, मैं मखसूस अंदाज में कहूँगी कि दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि क्या ये जो शहबाज शरीफ साहब सुना थे ये लतीफ़ा नहीं था? आप इसको जोक नहीं कहेंगे। एक भाई ऐसा हॉस्पिटल बनाने का बाकायदा दावा कर रहा है इतने लोगों के सामने, जो दुनिया के किसी भी बेहतरीन हॉस्पिटल का बासानी कह ले मुकाबला कर सकता है। उसमें दुनिया भर की, उस हॉस्पिटल में दुनिया भर की जदीद सहूलियात मौजूद हैं। ऐसा अस्पताल जिसके बनने के बाद शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसे बाहर जाकर अपना इलाज कराने की मुशक्कत करनी पड़ेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ऐसा हॉस्पिटल बना चुके जो हर लिहाज से मुकम्मल है, परफेक्ट है, फिट है। और यही शहबाज शरीफ अदालतों में जाकर अपने भाई के बैरून मुल्क इलाज के लिए दरख्वास्तें दे रहे थे। तो लतीफ़ा ही हो गया ना।
इससे बड़ा लतीफ़ा कौम के लिए और होगा क्या भाई। नवाज शरीफ के भाई ने दुनिया का, अब सुने जरा, दुनिया का बेहतरीन मयारी स्टैंडर्ड वाला परफेक्ट हॉस्पिटल बना दिया, जिसमें सिवाय बड़े भाई नवाज शरीफ के सबका इलाज हो सकता है, पूरी कौम का इलाज हो सकता है। अब है ना लतीफ़ा ये। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ये हमारे लिए सोचने का मुकाम भी है। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत भी कह लें जो किसी भी आम आदमी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगी। अब आप देखिए, लतीफ़े पे आप थोड़ी देर हंस लेंगे, लेकिन इन द एंड आप सोचेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। एक शख्स जो कितनी ही डिटाई के साथ ये दावा करता है कि उसने कौम के पैसों से एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में किया जाता है, और वही शख्स अपने किसी खानदान के फर्द का इलाज अपने ही बनाए हुए हॉस्पिटल में करवाने पर राजी नहीं होता। यानी इसको नहीं, अपने अल्फाज पे जो नक्शा खींच रहा था ये शहबाज शरीफ साहब इस हॉस्पिटल का, ये इस कौम के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। लेकिन हमारी कौम का एक तबका, वो खुद भी किसी लतीफ़े से कम नहीं है, आई एम रियली सॉरी, किसी लतीफ़े से कम नहीं है। बजाय इन लोगों से सवाल करने के कि हमारे पैसों से ऐसे कितने मंसूबे बनाए होंगे जिनके मुतालिक दावा करते आ रहे हों कि बेहतरीन है, परफेक्ट है, लेकिन उनका हाल भी वैसा ही होगा जैसा कि इस हॉस्पिटल का, कि इनको खुद एतबार नहीं उस हॉस्पिटल पे, जिसमें तुम अपने ही भाई का इलाज करवाने पर रजामंद नहीं हो तो फिर झूठों का पलंदा लेके इतनी डिटाई से कि खड़े कैसे हो जाते हो, क्या कर रहे हो। जरा खुद देखिए, अगला क्लिप देखिए, नून लीगियों का क्लिप चलाइएगा जरा, मिठाइयां तकसीम करते हुए लड़ते हुए, रजा होगा आपके पास एक क्लिप। जान झाड़ दो यार। देखें जी, ये भी लोग हैं, ये हम में से ही हैं। ये 30 सालों से एक ऐसे शख्स को वोट देते आ रहे हैं जो इन पर तीन बार हुकूमत कर चुके हैं। ये बार बार उसी को अपना लीडर मानते हैं, मुंतखब करते हैं, लेकिन उनका ये लीडर उनको दूसरी बार छोड़कर बैरून मुल्क जा रहा है, और साथ ही इनका वो भाई शहबाज शरीफ भी जा रहा है जो दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल बनाने का दावा कर रहा था इतने लोगों के सामने, उनको गवाह बना के। और ये बेचारे सिर्फ मिठाई पर खुश हो गए, एक लड्डू दे दें खुश हो गए। इनको 30 सालों में मिला क्या है? ये लड्डू, ये मिठाइयाँ, सिर्फ लड्डू और मिठाइयाँ। मियाँ साहब के इंतखाबात जीतने से पहले उनका वोटर मुफ्त की बिरयानी, कीमे के नान खाता रहा। मियाँ साहब के इंतखाबात जीतने के बाद उनका वोटर मुफ्त के लड्डू खाता रहा। मियाँ साहब ने अपने वोटर को मिठाइयाँ, बिरयानी के अलावा क्या दिया क्या? उनको खुद भी खाने का बहुत शौक़ है और खाया भी उन्होंने बहुत। आप समझ रहे हैं ना क्या खाया? बहुत खाया। इक़्तिदार में रहकर बहुत कुछ खाया, और जेल में थे तब भी उनके खाबे कम ना हुए, इसलिए उन्होंने अपने वोटर को भी खिलाया, खुद भी खाया, वोटर को कहा चले लड्डू खा लो, बिरयानी खा लो। अब यही वोटर मियाँ साहब के लिए दुआ करेगा दिन रात कि मियाँ साहब ठीक हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब ठीक हो जाएं। यही वोटर मरियम नवाज को भी लंदन भेजने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि इस वोटर का मिशन ही ये है, नवाज शरीफ इक़्तिदार में हो तो उसका इक़्तिदार बचाना है, और अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में ना हो तो उसको बैरून मुल्क फ़रार करवाना है। शायद नून लीग का ये वोटर पैदा ही इसलिए होता है कि उसकी अपनी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो क्या है, एक आम आदमी है बेचारा, एक आम पाकिस्तानी है, ये कब तक खुद अपना मजाक बनाएगा? नाज़रीन, आपको मेरी बात समझ आ रही है? गहरी बात है। कब तक ये बेचारा आम आदमी अपना मजाक बनवाएगा? कब तक खुद और अपनी आने वाली नस्लों को पॉलिटिकल एलीट के लिए कुर्बान करता चला जाएगा? क्या जहन साजी की गई है हमारे मुआशरे की इन मासूम लोग, इनको मासूम कहूंगी, मासूम लोगों की। एक गरीब एक अमीर को पालता है, देखिए ना उल्टी गंगा बह रही है। एक गरीब एक अमीर को पालता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां एक गरीब एक अमीर की किफालत करता है। कैसे? पहले उसको वोट देकर इक़्तिदार देता है, फिर उसको टैक्स देकर माला माल कर देता है, फिर उसके करप्शन के मुकदमात का दिफा करता फिरता है बेचारा, फिर उसको जेल से बचाने के लिए डंडे भी खाता है, फिर उसको फरार कराने के लिए मार भी खाता है। धूप में खड़ा होकर, बारिश में बैठकर, कैसा भी मौसम हो,
उसके हक में नारे लगाता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग का एक वोटर खड़ा होकर शहबाज शरीफ साहब से पूछने की हिम्मत करे कि 30 साल तुम लोग हम पर बकायदा बुराजमान रहे, हुकूमत करते रहे, क्यों ना बना सके एक ऐसा हॉस्पिटल? क्यों आज भी तुम्हारे बच्चे बाहर पड़े? क्यों आज भी तुम्हारे खानदान का फर्द बाहर इलाज करवाए? क्यों आज भी तुम लोगों को कानून और तहफ़्फ़ुज़ ना दे सको? क्यों आज भी सिर्फ तुम लोगों को ही रिलीफ मिलेगा? क्यों आज भी सिर्फ तुम लोग बरतर हो? क्यों आज भी तुम लोग मुजरिम होकर भी आजाद हो? ताड़ियां मौजा ही मौजा। और कोई तुम्हारा वोटर आज भी देखे खड़ा है, क्यों खड़ा है वहीं पे जहां 5 साल पहले खड़ा था? पूछे ना कोई शहबाज शरीफ से? क्यों आज तक तुम लोग अपने एक वोटर की जिंदगी में एक मयारी तब्दीली नहीं ला सके? और झूठे दावे करते हुए तुम लोग की जुबान नहीं थकती? क्यों आज भी तुम्हारा एक वोटर एक बिरयानी की प्लेट और एक लड्डू पर बेचारा टरखा दिया जाता है? वो जाओ खुडे लाइन जाके बैठ जाओ, पूछना ना 5 साल हमसे। क्यों आज भी तुम लोगों को अपना वोटर मुश्किल के वक्त याद आता है? इतने खुदगर्ज हो तुम लोग। क्यों तुम लोग अपने वोटर से झूठे वादे करते हुए नहीं थकते? क्यों आज भी तुम्हारे वोटर के बच्चे तुम्हारे बच्चों के गुलाम ही ठहरे? क्यों आज तक तुम्हारे आम से वोटर का कोई बच्चा किसी सरकारी ओहदे पर नहीं बैठ सका? क्यों हुकूमत करने का इख्तियार सिर्फ तुमको और बच्चों को, फिर उनके बच्चों को है? क्यों तुम लोग अपने वोटर को गुमराह करते रहे? क्यों तुम लोगों के नजदीक वोट की अहमियत है लेकिन वोटर की कोई अहमियत नहीं? यानी वोट को इज्जत दो, वोटर को जलील करके मार दो। क्या इस अवाम का यही काम है कि वो इंतखाबात से पहले भी तुम्हारे लतीफे सुने और इंतखाबात के बाद भी तुम लोग के लतीफे सुने? क्योंकि यहाँ कोई किसी से पीछे नहीं। एक लतीफ़ा शहबाज शरीफ साहब सुनाकर नवाज शरीफ को बाहर ले जा रहे हैं और एक लतीफ़ा मौलाना सुना रहे हैं, जरा ये भी सुनिएगा। जब तक मौलाना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, किसी माई के लाल में ये जरूरत नहीं थी कि कश्मीर का सौदा कर सके। मौलाना को पार्लियामेंट से इसलिए बाहर किया गया, मौलाना को कश्मीर कमेटी से इसलिए बाहर किया गया कि तुमने कश्मीर का सौदा करना था। जब तक फजलुर रहमान पार्लियामेंट में था, कश्मीर कमेटी में था, मौलाना ने कश्मीर की चौकीदारी की है। यकीन जानिए तो सदी का बेहतरीन लतीफ़ा है। ऐसा ही है, मौलाना फजलुर रहमान जैसा चौकीदार कह लूँ, मौलाना फजलुर रहमान जैसा चौकीदार रखने वालों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उनका माल कोई चोर आकर लूट लेगा या उनके यहाँ कोई डाका पड़ जाएगा। जितना गला फाड़ फाड़ के ये बता रहे थे कि 10 साल मौलाना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लगे रहे, तो भारत को हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर की खुद मुख्तारी छीन सके। साथ ही इस फटे हुए गले से ये भी इरशाद फरमा देते कि मौलाना फजलुर रहमान उन 10 सालों में उन्होंने किया क्या? भाई क्या किया, कौम को बताएं ना। मौलाना फजलुर रहमान ने बाहैसियत मकबूजा कश्मीर के चौकीदार के किया क्या? ऐसे होते हैं चौकीदार। पिछले 10 सालों में आपको मालूम है मौलाना फजलुर रहमान को कि भारत ने कितने कश्मीरी शहीद किए? क्या मौलाना फजलुर रहमान जानते हैं कि भारतीय फौज ने पिछले 10 साल में मकबूजा कश्मीर के कितने कश्मीरियों को अंधा किया, कितने बच्चों को कत्ल किया? ये जो तकलीफ है मेरी आवाज में, गुस्सा समझ लें, कभी आवाज में गुस्सा, ये दर्द महसूस किया मौलाना के? आज कुर्सी नहीं है, मिनिस्टर इनक्लेव नहीं है, मजे नहीं है, तो आगे सड़कों पे बोलने के लिए कितनी माओ बहनों की किस्मत दरी की गई कश्मीर में। दर्द महसूस किया कभी मौलाना के चेहरे पे, उनकी आवाज में कभी उन्होंने बात की हो? मौलाना फजलुर रहमान जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भारतीय फौज ने कितने मजालिम ढाए बेचारे निहत्ते कश्मीरियों पर, मासूम कश्मीरियों पर। पिछले 10 सालों में क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी एक आलमी फोरम पर मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने गए हों? किसी एक आलमी रहनुमा से मकबूजा कश्मीर के मामले पर इन्होंने मुलाकात की हो? किसी भी एक हुर्रियत पसंद रहनुमा का मौलाना फजलुर रहमान के हक में कोई एक बयान आया हो जिसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ की हो, उनकी खिदमत को सराहा हो? कोई एक ऐसा कश्मीरी सामने आया हो जिसने मौलाना फजलुर रहमान की काविशों का बाकायदा एतराफ किया हो? किसी एक आलमी अखबार में, किसी एक बैनुल अक़वामी मीडिया हाउस ने, किसी एक आलमी जरीदे में ये मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर से मुतालिक कोई एक बयान शाया हुआ तो मुझे बताएं जरा। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कैसी चौकीदारी की है? कैसे चौकीदार थे ये कैसा चौकीदार है जो 10 साल तक सोता रहा, जो 10 साल तक खामोश रहा, जो 10 साल तक इनक्लेव में ख्वाबे गफलत में पड़ा रहा?
पता नहीं लाखों की लस्सियां पीता रहा, एसी की हवाएं लेता रहा, और जब इनसे पूछा गया कि मकबूजा कश्मीर के लिए किया क्या भाई साहब, तो चौकीदार का जवाब क्या था, जरा वो भी सुन ले डिटाई के साथ, सुने जरा। और 4.5 साल में जो हमें मालूम हुआ कि सिर्फ 8 इजलास हुए हैं, सिर्फ बदलते होती रहेंगी। सर बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी आपका कोई काबिल जिक्र करना है? हमला कर दूं? बताओ ना, आप साथ होंगे? देखिए, वो सवाल करें कि जो कुछ मुताबिकत रखता हो। और आज यही चौकीदार पूरी कौम की चौकीदारी करना चाह रहे हैं। देखिए जरा, ये नाकाम चौकीदार नाकाम क्यों भाई, किस खुशी में? 10 साल कश्मीर कमेटी की जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने चौकीदारी की है, उसके बाद ये कौम लिटरली दोनों हाथों को हाथ लगाकर, मैं करके दिखा देती हूँ, तौबा ही करती है कि आइंदा ऐसी किसी सियासतदान को वोट नहीं देना, ऐसे किसी सियासतदान को जो मौलाना फजलुर रहमान को किसी अहम वजारत का हकदार समझने की गलती भी करे, बल्कि गलती ना करे इस तरह की कोई। ये वो लोग हैं जो हमारा मुस्तकबिल अपने हाथों में रखना चाहते हैं, और ये कौम को इस किस्म के लतीफ़े सुनाते नहीं थकते कि हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो हंसे या फिर रोए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पहले हंसी आती है, फिर अज़ियत होती है। लतीफ़े भी ऐसे कि हंसी आती है कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन बाद में हम सोचते हैं गहराई में जाके तो दुख होता है, तकलीफ होती है कि ये है सियासत। इन लोगों ने सियासत कर करके अपने बाल सफ़ेद कर लिए, कुछ के तो बाल ही उड़ गए। इन लोगों का शुमार पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में होता है। जब ये लोग अपने मुखालिफिन पर इस तरह की तोहमतें लगाएंगे, जुमले कसेंगे, कभी गद्दार कहेंगे तो कभी कश्मीर का सौदा करने वाला कहेंगे, कभी अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मजहब कार्ड का स्कूल कर इस्तेमाल करेंगे, तो कभी उनकी किरदार कुशी करने पर आ जाएंगे, तो फिर ये लोग कौम से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो इन लोगों से मुतालिक अपनी कोई मुस्बत राय कायम करे, कोई पॉजिटिव राय कायम करे। ये तो थे चंद वो लतीफ़े जो हमारी सियासत में आजकल बाकायदा बड़े आम हैं, लेकिन एक मजाक ऐसा भी है जो सिंध के अवाम के साथ किया जा रहा है, जिसे मैं मजाक कहूँ या अगेन मैं कहूँगी कि कभी दुख होता है, कभी पहले हंसी कभी दुख, लेकिन इसको अलमिया कह लें, समझ नहीं आता। ये मजाक किया जा रहा है भुट्टो के वोटर के साथ, उस भुट्टो के वोटर के साथ जो आज तक जिंदा है। इस मजाक ने कई जिंदगियाँ उजाड़ दी, लेकिन भुट्टो के नाम पर वोट लेने वालों का ये मजाक किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहा। सिंध के अवाम को कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सिंध में पहले लोग बीमारियों का शिकार होकर बेचारे मरते थे, अब कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। आज मैं अपने एक सवाल का खुद ही जवाब देना चाहूँगी आपको। मैं कई प्रोग्राम्स में बिलावल जरदारी से बाकायदा पूछ चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा नाजरीन, कि आपने सिंध में जमहूरियत के कामयाब 12 साल जो काटे, कामयाब 12 साल जो आप कहते नहीं थकते, वो आप दिखा दें। कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एरिया, अपनी मर्जी का इलाका चूज़ कर लें, उसके अलावा जहाँ पे बिलावल हाउस है, कोई इलाका, कोई मुकाम, कोई निशान ऐसा दिखा दें जो ये बात साबित कर सके कि वाकई सिंध में पीपल्स पार्टी ने, यानी तीर वालों ने बड़े अच्छे तीर चलाए। खेल के मैदान में, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में पीपल्स पार्टी ने कामयाब जमहूरी दौर का आगाज़ किया था, जो कि आज भी जारी है। आज मैं बिलावल जरदारी को अपने उस सवाल का खुद जवाब दूंगी। बिलावल, आपने तो आज तक कोई एक सबूत नहीं दिखाया, ना आप दिखा सकते हैं अपने कामयाब शानदार 12 जमहूरी सालों का। मैं आपको एक सबूत दिखाती हूँ, रज़ा ज़रा चलाइएगा। ये साइड स्क्रीन पर एक फुटेज चलेगी अभी, ये देखिए। एक बच्चा है ये, जिसका नाम है जी हसनैन। इसका चेहरा देख रहे हैं आप, दिखाने के लायक नहीं है। कुत्तों ने इस बच्चे के चेहरे के साथ क्या किया, इतना मसक दिया कि एक आम आदमी भी नहीं देख सकता, और ना हम इसे स्क्रीन पर आपको दिखा सकते हैं। ये हैं बिलावल साहब, आपके 12 साल, आपकी पार्टी के 12 साल, इसी मासूम हसनैन के चेहरे की तरह, जो किसी को दिखाने के काबिल ही नहीं बचे, तो दिखाएं क्या? ये हसनैन का चेहरा नहीं बिलावल जरदारी साहब, ये आपकी जमहूरियत का मसक चेहरा है, ये हसनैन का चेहरा नहीं है बिलावल जरदारी साहब, ये है आपकी पीपल्स पार्टी का चेहरा। देख पा रहे हैं आप खुद भी आईना? शर्म आएगी आपको। ये हसनैन का चेहरा नहीं है बिलावल जरदारी साहब, ये है आपकी सिंध में 12 साल कारकर्दगी का एक ऐसा चेहरा जिसको दिखाया नहीं जा सकता। यह है बिलावल जरदारी साहब सिंध का चेहरा, ये हसनैन का चेहरा नहीं है। यह है सिंध के हर उस बेचारे फर्द का चेहरा जिसने आपको भुट्टो के नाम पर वोट दिया।
ये चेहरा सिंध के हर मजदूर का चेहरा है, ये चेहरा सिंध के हर किसान का चेहरा है। अब मुझे बताइए, क्या ये चेहरा दिखाने के लायक है? मैं पीपल्स पार्टी वालों से पूछती हूँ, आज दिखाने के लायक है? यकीनन नहीं है। सिंध में आपके 12 साल दिखाने के लायक नहीं हैं। ये हसनैन के चेहरे का हाल नहीं हुआ, ये आपने हाल कर दिया उस सूबे का, सिंध का। और सिंध में जमहूरियत और भुट्टो के नाम पर आप वजीर आजम से क्यों इस्तीफा मांग रहे? मेरा आपसे सवाल है। इस मुल्क के हर बच्चे के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आप सिंध के बच्चों का हाल तो ठीक कर नहीं सके। आज सिंध का बच्चा ग़िज़ाई किल्लत से मर रहा है, बीमारी से मर रहा है, लाकानूनियत से मर रहा है, और तो और कुत्तों का नवाला बन रहा है। यह है सिंध का हाल। और सिंध को इस हाल तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान के तमाम बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का दावा कर रहे हैं। सुन लें ज़रा इनकी बात। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, आप जमहूरी हकूक़ की बात करते हैं, आपके तमाम वादों दावों को झूठा साबित करता है इस मासूम हसनैन का ये चेहरा जो हम नहीं दिखा सके। आपकी जमहूरियत पर लगा ये वो दाग जो कभी नहीं मिट सकेगा बिलावल जरदारी, और जो इसके जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि जी बच्चों को, क्या कहती हैं कि बच्चों को चाहिए कि वो कुत्ते रहे हैं। सिंध में एक माह के दौरान आवारा कुत्तों के काटने के 14,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। सही सुना आपने, इतनी तादाद है। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी की हमशीरा के हुक्म पर सिंध में आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम को रोक दिया गया। भुट्टो जिंदा है, ताड़ी इंसानियत मर चली, इंसानियत मर गई आपकी। भुट्टो को जिंदा रखें, क्योंकि आसिफा भुट्टो नाराज हो गई थी। उनको जो कुत्ते हैं वो शायद बहुत अजीज थे। आसिफा भुट्टो को कोई ये बताए जाकर ये सिंध है, ये आपका घर नहीं है, आपने जो पेट्स पाले हुए हैं ये वो पेट्स नहीं है। हम जानते हैं कि आपके यहाँ के जो जानवर हैं उनकी ग़िज़ा सिंध के अवाम की ग़िज़ा से कई गुना बेहतर है। ये है सिंध के अवाम का हाल, ये है सिंध के अवाम के साथ मजाक। कुत्ते बच्चे का मुंह खा गए, लेकिन कुत्ता मार मुहिम बंद कर दी क्योंकि आसिफा प्रिंसेस नाराज हो गई। कुत्ते बच्चों को खाने लगे। इस पर सिंध की वजीर सेहत फरमाती हैं कि बच्चे कुत्तों को ना छेड़ें। सुने जरा, हल निकाल सके। अगर बिलावल साहब अपने वादों और दावों के पक्के होते ना, अगर बिलावल जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इस पर अमल कितना करते हैं, अगर बिलावल साहब को मालूम होता कि अवाम के इंसानी और जमहूरी हुकूक आखिर होते क्या है, तो सबसे पहले बिलावल जरदारी साहब इस खातून को बरतरफ करते। अगर बिलावल साहब जानते कि इंसान की जान की कीमत आखिर होती क्या है, तो आज ये खातून अपने ओहदे पर बैठी ना होती। अगर बिलावल को एक आम किसान, एक आम शहरी, एक आम सिंध के वोटर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ही करना होता, तो आज ये माफ़ी मांगती। और वो जो इस्तीफा इनके मुंह से निकलता रहता ना, ये देती इस्तीफा, ये काम था इस्तीफा देने वाला। लेकिन हुआ क्या? बिलावल की बहन की नाराज़गी की वजह से कुत्ता मार मुहिम रोक दी गई। ये है आपका सिंध, ये है सिंध के अवाम का हाल, ये है सिंध के आम शहरियों की हालत। ये कोई लतीफ़ा नहीं है, मज़ाक नहीं है, ये है अलमिया, ये है सानेहा। सिंध के उन लोगों के साथ जिनका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के हाथ में है, जिनका मुस्तकबिल बिलावल जरदारी के हाथ में है। ये जुल्म है सिंध के उन लोगों के साथ जिन्होंने भुट्टो के नाम पर आसिफ जरदारी साहब को वोट दिया। मैं सिंध के लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए दिल पर हाथ रख के, आपको पसंद आई पीपल्स पार्टी की जमहूरियत? इंजॉय कर रहे हैं आप जमहूरियत के? 12 साल आपने इंजॉय किए होंगे बहुत ज़्यादा, अभी भी कर रहे होंगे, और दोगे भुट्टो के नाम पर वोट? मजीद 5 साल देते हैं पीपल्स पार्टी को, इंजॉय कर रहे हैं। और आज भी भुट्टो जिंदा है, इंसानियत तक मर गई। मिल गया रोटी कपड़ा मकान आपको सिंध के अवाम। जमहूरियत है ना बेहतरीन इंतकाम, कहते हैं ना इंतकाम है तो इंतकाम ही है। और ये इंतकाम बिलावल जरदारी एक बार फिर लेना चाह रहे हैं बड़े धड़ल्ले के साथ पूरी कौम से। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे चलेगा? खुद से पूछिए, क्या जमहूरियत के नाम पर, दिल पे हाथ रखिए, पूछिए, क्या जमहूरियत के नाम पर वाकई ऐसे चलेगा? मैं साफ कहती हूं, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सियासत के जिन लतीफ़ों से मैंने आपको ब्रेक से पहले मिलवाया, ये सब मिलकर मरसिया ख़्वानी कर रहे हैं मुल्क की मुआशी और सियासी हालत की। और अजीब सी बात लगती है ना, लेकिन हमारे मुल्क में अजीब बात
बड़ी आम सी होती है। और एक और अजीबो गरीब सी बात पिछले 48 घंटों से शहर इक़्तिदार में सुनी जा रही है। वो बात क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से, जो मैं ज्वाइन करते हैं हमेशा सेकंड सेगमेंट में। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, मैं चाह रही हूँ कि आप ही बताएं कि जो 48 घंटों से बात हो रही है अजीबो गरीब सी शहर इक़्तिदार में, मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़बानी लोग सुनें। देखें, पिछले 48 घंटों में शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाजार गर्म था। 3 खबरें जो हैं वो दी जा रही थी। एक तो कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत दबाव में हैं और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरा ये कहा गया कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात में बहुत ज़्यादा कशीदगी आ चुकी है, ये खबरें थी। तो तीसरा ये था कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा था कि उनके साथ जो डील हुई है उसमें यही है कि इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे और दोबारा इन हाउस चेंज आएगा या जो है इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे। लेकिन एक तो सबसे पहले आपने देखा कि आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनकी तकरीर थी, इंतहाई जारहाना। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अगर उनकी 5 इंतहाई जारहाना तकारीर आप उठाकर देखें तो उन 5 इंतहाई जारहाना तकारीर में से एक थी। और आज इमरान खान ने बता दिया कि ना तो वहाँ पे उनके कैंपों में कोई पैनिक है, ना दबाव है, ना वो घबराए हुए हैं, ना वो परेशान हैं, बल्कि आज एक बार फिर उन्होंने उस अज़म का इजहार किया कि मैं ना तो इनको NRO दूंगा, ना डील दूंगा, ना ढील दूंगा, ना मैं अपने मौक़िफ़ और बयानिए से पीछे हटूंगा। और आज दोबारा उन्होंने अपनी सारी बातें आई। फिर जिस तरह से उन्होंने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब किया उससे ये बात साबित हुई कि उनको कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। फिर उसके बाद जो तीसरा मामला था वो था कि शायद सिविल मिलिट्री तल्लुकात कशीदा हैं, उस हवाले से DGI SPR का जो बयान आया है उससे भी वो शकूक व शुबहात दूर हो गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज जो है उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है उसका हुक्म माना जाए। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकातें मुसलसल हो रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुलाकातों के बारे में खबर जारी की जाए या प्रेस रिलीज जारी की जाए। तो ये जो पिछले 2 दिन में जब इमरान खान छुट्टी पर थे तो जो एक अफवाहें फैलाई गई, जो कुछ लोगों की जो ख्वाहिशें थी, ख्वाहिश को खबर बनाकर पेश किया गया, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। और अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा है कि मेरे पास सारी इतलात हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि जिनके केसेस खुलने वाले हैं वो इस वक्त ज़्यादा जो है वो तकरीर कर रहे हैं, ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ये इमरान खान साहब का इशारा उस कर्जा कमीशन की तरफ था, जो कर्जा कमीशन बनाया गया था जिसमें फौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं, जो पिछले 10 सालों में खास तौर पर 24,000 अरब जो कर्जा लिया गया, उस हवाले से जो कमीशन तहकीकात कर रहा है। ज़रा ये बताते हैं कि उस कर्जा कमीशन ने बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल्स पकड़ लिए हैं, सबूत सामने आ चुके हैं, कहाँ कहाँ करप्शन की गई, लूटमार की गई। तो वो शायद इमरान खान साहब का इशारा उस तरफ था कि इमरान खान ने जो ये कहा है कि मेरे पास इतलात और इन्फॉर्मेशन क्योंकि आ रही हैं, तो शायद इमरान खान का इशारा उसी तरफ था। तो देखते हैं कि कब उस कर्जा कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है और उसमें कौन कौन सी बेज़ाब्तियाँ और करप्शन के स्कैंडल सामने आते हैं और किस किस का नाम आता है। तो यही वजह है कि अपोजिशन ने जो फजल रहमान साहब का मार्च था उससे उन्होंने सब ने ये आस और उम्मीद लगा ली थी और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से ये हुकूमत घर चली जाए, चाहे तसादुम हो, लाशें गिरें, कुछ भी हो। लेकिन इमरान खान ने आज बताया कि मेरे कुछ वुज़रा जो हैं वो कमज़ोर दिल वुज़रा, वो कह रहे थे मौलाना ये आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इमरान खान कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंट हैं। और आने वाले दिनों में नज़र यही आ रहा है कि अपोजिशन के मज़ीद केसेस और मज़ीद जो इनकी तहकीकात हैं, जो एहतसाब है उसका उनके मामला इंतहाई सख्त होने जा रहा है। अच्छा सदीक, आप बता रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, मैंने भी सुना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए, बड़े दबंग नज़र आए, जिससे आपने कहा कि बहुत ही जो उनकी दबंग परफॉर्मेंसेज हैं, जो खिताब, जो बात करना, आज भी हमने देखा कि लहजे में वो तमाम चीज़ें शामिल थी। बल्कि मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा मैं 22 साल स्ट्रगल करके आया हूँ और मैं बहुत नीचे से आया हूँ। जब आप बहुत नीचे से आते हैं ना तो आप बड़ी स्ट्रगल करके, हम ही लोगों में से उठकर आते हैं और आपने बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ देखी होती है। और 22 साल कोई मजाक नहीं है। तो ऐसे बंदे को वाकई कोई कैसे हरा सकता है, जिनको प्लेट में मिल गया, जिनको थाली में मिल गया। देखिए, उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह की शान है कि जनरल जलानी के घर सरिया लगाने वाले वजीर बन गए और आज हमें वो जो है वो हमें सुनाते हैं बातें। Exactly. उनका इशारा उस तरह था कि नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा जब आए उनको जनरल जलानी लेकर आए थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो परवरिश थी वो जनरल ज़ियाउल हक ने की, उनकी गोद में इन्होंने परवरिश पाई। जनरल ज़ियाउल हक कहा करते थे कि नवाज शरीफ को कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। फिर नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर कहा था कि मैं कसम खाता हूँ मैं आपका मिशन आगे बढ़ाऊंगा,
फिर ये जनरल ज़ियाउल हक को अपना रूहानी वालिद करार देते थे, जनरल ज़ियाउल हक इनको अपनी औलाद करार देते थे। फिर 90 में जब पहली बार नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो असगर खान केस आप देख लीजिए कि खलाई मखलूक की मदद से ये इक़्तिदार में आए थे, ISI के पैसों से इक़्तिदार में आए थे। फिर उसके बाद जब आपने देखा ये इक़्तिदार में आए तो इनके साथ कुछ खुफिया कुव्वतों की सपोर्ट रही, तब ये इक़्तिदार में आए। तो ये इमरान खान कह रहे थे कि मैं 22 साल से मैंने स्ट्रगल की, ग्राउंड के ऊपर में रहा, मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, मैंने एक ही बात की, एक ही नारा लगाया, उसी पे कायम रहा। आप तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लाइनों पे चलते रहे। तो उनके इशारा असगर खान केस की तरफ भी था, जनरल जिलानी की तरफ भी था, जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से भी था कि नवाज शरीफ साहब उनकी मदद से ही इक़्तिदार में आते रहे। तो उस तरफ इमरान खान ने इशारा था। और बाकी इमरान खान की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे उन्होंने बता दी है कि 2 दिन जो उन्होंने ब्रेक ली है उसका ना तो वो कोई दबाव की वजह से, बाकी उन्होंने कहा है कि मुझे मुश्किल, जो लोग ये कह रहे थे 2 दिन मेरे छुट्टी के दिनों में कि शायद मैं, उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन वो जो बातें हो रही थी कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा शायद फिर वो लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं मुश्किल हालात में किस तरह चैलेंजेस के साथ का सामना करता हूँ, कैसे लड़ता हूँ, और मुझे जीतना भी आता है, हारना भी आता है, पीछे हटकर आगे बढ़ना भी आता है। तो आज इमरान खान की इस तकरीर में उन तमाम लोगों के लिए जवाब थे जो बहुत सवालात उठा रहे थे। बिल्कुल क्लियर जवाब थे। अच्छा सदीक, एक बात है, अगर कोई बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है जैसे, या जो भी कोई काम कर रहा है कहीं पे, बहुत अच्छा एक वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है, जो काम किए चला जा रहा होता है, किए चला जा रहा होता है, फिर अचानक वो छुट्टी करता है तो उसकी छुट्टी जो है ज़बान ज़द-ए-आम और बड़ा एक डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है कि अरे इसने छुट्टी कर ली। तो ये तो बात इमरान खान साहब के लिए इज्जत का बायस बनी कि अगर कोई छुट्टी करे तो उसका मतलब इतना काम करने वाला बंदा, जैसे कि उन्होंने खुद भी हंस के बोला, फिर उनकी छुट्टी डिस्कशन का हिस्सा बन गई। ये तो उनकी मेहनत को रिप्रेजेंट करती है, ये तो बड़ा अच्छा साइन है। बिल्कुल, देखें बात यह है कि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जब आप उनसे पूछते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म उसके लोग हैं उनसे पूछते हैं, तो वो ये बताते हैं कि इमरान खान दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टीम में कुछ लोग उनके उस जो उनका अज़म है उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन टीम की अक्सरियत जो है वो उस पेस पे नहीं चल पा रही जिस पे इमरान खान खुद चल रहे हैं या सब पूरी टीम को चलाना चाहते हैं। तो बात यह है कि 2 दिन वो उन्होंने रेस्ट किया, बिल्कुल उनको करना चाहिए था अगर उन्होंने छुट्टी की, लेकिन असल में छुट्टी का मामला जो है वो, क्योंकि शहर इक़्तिदार में जो हमने अफवाहें बताई उनकी वजह से ज़्यादा फिर मामला संगीन हो गया। जब ये यहाँ पर बातें हो गई कि इत्तेहादी भी बयान इस तरह के दे रहे थे, फिर एक जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई उसके हवाले से कुछ फेक न्यूज़ आई सामने, और फिर नवाज शरीफ साहब के मामले पे जिस तरह का मामला सारा आया कि उनको बाहर भिजवाने के हवाले से कहा गया कि इदारों में इख्तलाफात हैं, सिविल मिलिट्री में इख्तलाफात हैं, इस वजह से इन 2 दिनों को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल गई। लेकिन आज ये एक अच्छा मौका था कि इमरान खान साहब को मौका मिला और आज उन्होंने खुलकर बातें की। और सबसे अहम बात यह भी है कि आज उन्होंने जो पूरी कौम का एक जो शिकवा है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा है कि पूरी कौम जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मामला सामने आए उस पर कौम पूरी ये सवाल कर रही है कि यहाँ पे अमीर के लिए और असूल और ज़ाब्ते हैं, गरीब के लिए और हैं। गरीब 800, नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के दौर में 10 साल जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे, 800 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो जहाँ भाग हो गए, वो उनकी डेथ हो गई जेलों के अंदर, उनकी कोई बात नहीं करता, उनके घरों में कोई नहीं जाता। लेकिन एक मरीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मुबैना बीमार हैं, कंफर्म भी नहीं है कि वो बीमार हैं या नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल में रखा जाता, उनको घर ले गए। उस मुबैना बीमार और सजा याफ्ता मुजरिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है, बल्कि साबित हो चुका है कि उसने अवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया, लूट मार की, करप्शन की, डाका डाला, और उसके लिए सब आंसू बहा रहे हैं, सब जो है वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, सब पूरा मीडिया 70% मीडिया ये कह रहे हैं कि जी जाने दें, बेचारे बीमार हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, और राइट है उनका। देखें जो सजा याफ्ता मुजरिम होता है उसके बहुत सारे राइट्स जो हैं वो उसके राइट्स नहीं रहते, वो एक आम शहरी नहीं होता, वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उसका अब ये राइट नहीं है कि उसको बाहर भेजा जाए, उसको बाहर जाने दिया जाए। लेकिन जैसे इमरान खान ने कहा कि हमने तो रहम करते हुए उनको बाहर जाने की इजाज़त दी, लेकिन उसके ऊपर भी जिस तरह की इन्होंने सियासत की कि इनको पैसा अजीज़ था, नवाज शरीफ की सेहत अजीज़ नहीं थी। जाहिर है सेहत उनको क्यों अजीज़ होती जब उनको भी पता है कि ये सारा ड्रामा हो रहा है, ना वो बीमार हैं ना उन्हें कोई मसला है, बस ये है कि उनका जेल में दिल नहीं लगता और वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि या वो हॉस्पिटल रहें, और अब क्योंकि वो अपने वतन लंदन बहुत अरसे से नहीं गए तो वो चाहते हैं एक चक्कर लगाएं, तो अब वो अपने वतन जा रहे हैं और देखें कब वापस आते हैं। ठीक ठीक। अच्छा सदीक, जिससे हम कहते हैं हमारे कौमी हीरोज़ हैं, किसी भी मुल्क का कौमी खेल होते हैं, तो मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ का कौमी मशगला जो बन गया है वो अफवाहें बन गया, रूमर्स बन गए। आप अग्री करते हैं मेरी बात से? जी बिल्कुल, वजह यह है कि बगैर जिसके पास खबर ना हो वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अभी भी
आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से बहुत सारे लोग ऐसे खबरें दे रहे थे जैसे वो जो मुलाकात के दरमियान में जो टेबल पड़ा था उसके नीचे शायद ये टेबल के नीचे छुप कर बैठे हुए थे, सारी बातें सुन रहे थे। तो यही मसला होता है कि जिसके पास खबर नहीं भी होती वो भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। जाहिर है फिर जो उनके पास बात पता नहीं होती और उन बातों को लेकर फिर सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट होती है। और बाज़ यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, वो ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं। कुछ ऐसे एंकर्स को, सहाफ़ियों को खबरें देते हैं, वो भी आके ब्रेक कर देते हैं। उससे एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, एक पैनिक सा क्रिएट होता है। तो ये कुछ लोग, ज़ाहिर है ये प्री प्लान्ड होता है कि किस तरह से खबर जो है वो दी जाएगी, किन लोगों को दी जाएगी, वो ब्रेक करेंगे, फिर वो सोशल मीडिया पे डिस्कशन का मौजू बनेगी और उसके बाद फिर एक पूरे मुल्क में एक गैर यकीनी सी सूरत हाल होगी। तो ये वो लोग हैं जिनका अब तो कम से कम लोगों को उनके चेहरे याद हो जाने चाहिए। उनकी पिछले 1 माह की अगर प्रोग्राम्स उठाकर देख लें, जब मौलाना आ रहे थे तो उन्होंने किस तरह प्रोग्राम किए, किस तरह डराया हुकूमत को कि मौलाना जब रवाना होंगे तो पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर खून बह रहा होगा। जब वो ना कुछ ऐसा हुआ, जब इस्लामाबाद पहुंच गए तो बताया गया कि आप इराक, शाम और अफगानिस्तान का मंजर इस्लामाबाद पेश कर रहा होगा। और फिर आपने देखा, कहा गया कि ये डीचो हर सूरत में जाएंगे, मौलाना इस्तीफे लिए बगैर नहीं जाएंगे, मौलाना ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इन लोगों को, आवाम को पहचानना चाहिए, इनके पुराने प्रोग्राम उठाकर सुनने चाहिए। जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, खबरें दे रहे थे, वो सारी की सारी इनकी खबरें और दावे झूठ साबित हुए हैं। वो सिर्फ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए थे, लेकिन आज इमरान खान ने जवाब दे दिया कि वो दबाव में नहीं आएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगी, फिर 2 मिनट के बाद क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो सिद्दीक, मेरे ज़हन में है जैसे आवाम, हम कहते हैं ना आवाम को समझना चाहिए, तो आवाम तो समझती है, तभी इन लोगों के साथ निकलने वाले लोगों की तादाद होती नहीं है। ये जो बड़ा कन्फ्यूजन फैलाते हैं ना, बड़े डिटाई के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े झूठ के साथ कि जी इतने करोड़ लोग हमारे साथ, इतने लाखों की तादाद हमारे साथ, अवाम का समंदर से नीचे तो बात ही नहीं करते। वो दरिया क्या, कोई नहर भी नहीं होता, कोई छप्पड़ भी नहीं होता, उसको समंदर कह देते हैं बड़ी डिटाई के साथ। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो ये अवाम का समंदर कह रहे होते हैं ना, वो दर हकीकत कोई नदी या कोई नाला, कोई छप्पर से भी कम होता है। तो इनके कहने पे नहीं जाना चाहिए, बात ये है कि फिगर्स पे जाना चाहिए। बिल्कुल, 9 जमातों ने मिलकर ये आज़ादी मार्च किया था, आपने देख लिया कि कितने लोग ये निकाल सके। फिर बात यह है कि ये जो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत अवाम है, नवाज शरीफ और मरियम जब गिरफ्तार हुए थे लाहौर में, कितने लोग सड़कों पर नजर आए थे। जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे, नैब केस में कितने लोग लाहौर में निकले थे। लाहौर वो शहर है जहां पर आप बैठी हैं और जिस पे 70% बजट इन्होंने लाहौर पर खर्च किया था। पूरे पंजाब के इस्तेसाल करके इन्होंने 70% बजट लाहौर पर लगाया था। लाहौर में कितने लोग निकले थे, ठीक है। अब अगर लाहौर ये ना निकले तो बाकी तो फिर बिल्कुल ही नहीं निकलना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई इनके साथ लोग नहीं है, जाहिर है इनके साथ विनिंग हार्सेस थे। अच्छा सदीक, एक और बात ऐड कर दे साथ, उनकी बुनियाद पे कि फिर अपनी हार को मानते हैं, फिर ये अपनी हार को मानते हैं, फिर इनको पता होता है कि ठाठे मारता समंदर दर हकीकत कोई नदी नाला छप्पड़ भी नहीं था। तो फिर ये गिले शिकवे करते हैं, फिर ये नाराज होते हैं, इनके मूड ऑफ होते हैं। उन लोगों से गिले शिकवे की खबरें भी फिर लीक हो जाती हैं जिनसे फिर गिले शिकवे कर रहे होते हैं। आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। अपनी पार्टी के अंदर भी फिर इनके लड़ाई झगड़े होते हैं और डाल किसी और पर देते हैं कि वो जिम्मेदार हैं हमारे लोगों के ना निकलने के। ठीक है जी, ओके जी सदीक, आपका बहुत शुक्रिया आपकी खबर के लिए, तज्जिए के लिए, तबसरे के लिए। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।